तो ये बार बार कहा जाता है कि आतंक का मजहब नहीं होता, तो क्या आतंकी का मजहब होता है? ये सवाल पहले कई बार, 1000 बार पूछा जा चुका है। फिर आज हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आज इस सवाल को पूछने की वाजिब वजह है और आज ये सवाल पूछने का वाजिब समय भी है। लखनऊ में अलकायदा के 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी और उनसे मिले गोला बारूद की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। देश ने जाना कि कैसे ये आतंकी 15 अगस्त को धमाका कर देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे। ऐसे संदिग्धों को चंद लोग मासूम और निर्दोष मान रहे हैं। इन संदिग्धों को कानूनी मदद की पेशकश हो रही है। सवाल ये कि क्या सिर्फ इनका धर्म और नाम देखकर ही इनकी मदद हो रही है? और बड़ा सवाल यही कि क्या आतंक के संदिग्ध का कोई धर्म होता है? जो देश को दहलाने का मंसूबा रखते हैं, जो खून खराबे का इरादा रखते हैं, जिन्होंने तबाही का साजो सामान जुटाया था, जिनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस और एटीएस कमांडो को घंटों पसीना बहाना पड़ा था, उनके लिए जमीयत उलेमा ए हिंद के दिल में प्यार उमड़ा है। आप जो कह रहे हैं कि 2 आतंकवादी पकड़े गए, मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अभी तो अदालत का कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पकड़ा है वो ये कहकर पकड़ा है कि ये आतंकवादी है। सोचिए, जिनके घर से 2 प्रेशर कुकर बम, टाइम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला बारूद, बम बनाने का औजार और आईईडी एक्सप्लोजिव बरामद किया गया हो, क्या वो मासूम और निर्दोष हो सकते हैं? देश के हर अमन पसंद शख्स के लिए मुसरुद्दीन और मिन्हाज निर्दोष नहीं हैं, लेकिन जमीयत की नजरों में ये दोनों मासूम हैं। सवाल ये है कि क्या इनकी मासूमियत का राज इनके नाम में छिपा है? इस सवाल पर चर्चा से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीयत की नजरों में मासूम मुसरुद्दीन और मिन्हाज पर एजेंसियों का क्या कहना है। एजेंसियों के मुताबिक मुसरुद्दीन और मिन्हाज के तार अलकायदा से जुड़े थे। अलकायदा के यूपी मॉड्यूल के मुखिया उमर हलमंडी के इशारे पर मुसरुद्दीन और मिन्हाज ने धमाके की साजिश रची थी। 15 अगस्त को दोनों संदिग्धों ने कई अहम जगहों पर धमाके की साजिश रची थी। इनका इरादा ब्लास्ट और बानर बम के जरिए धमाके कर नुकसान पहुंचाना था। इन संदिग्धों के तार यूपी के कई जिलों और देश के कई राज्यों से जुड़े हैं। ऐसे खूनी इरादे वाले संदिग्ध जमीयत को मासूम नजर आते हैं। हमने तो 25 साल से इस चीज़ को देखा है कि जिनको गवर्नमेंट की एजेंसियां आतंकवादी और दहशतगर्द करके पकड़ती हैं और उनके खिलाफ लोअर कोर्ट के अंदर, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर भी जुर्म लगा दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब आतंक के आरोपियों को खुलेआम मदद की पेशकश की गई है। इससे पहले भी कई बार इन कथित मानवतावादी और न्यायपसंद संगठनों ने आतंकी वारदातों में शामिल संदिग्धों की मदद की पेशकश की। जब भी कोई संदिग्ध गिरफ्तार होता है, ऐसे संगठन न्याय की आड़ में उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। इन्हें फिक्र आतंक की नहीं, आतंकी के धर्म की होती है। सवाल ये कि जब एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, केस कोर्ट पे पहुंचने वाला है, उससे पहले ही कैसे जमीयत ने मुसरुद्दीन और मिन्हाज को निर्दोष मान लिया? सवाल ये कि क्या जमीयत जैसे संगठन सिर्फ आरोपियों के नाम देखकर उन्हें दोषी या निर्दोष मानते हैं? क्योंकि अगर इन संगठनों को न्याय पर भरोसा है, तो आखिर क्यों नहीं इन्होंने केस के कोर्ट तक जाने का इंतजार किया? लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आतंक के आरोपियों को मदद की पेशकश की गई है और उनके बचाव में तमाम लोग सामने आए हों। ऐसे मामलों में चर्चित रहे कुछ केस की जानकारी आपके लिए आज जरूरी है। धर्म देखकर संदिग्धों की मदद क्यों होती है, ये अगर आप देखना चाहें तो 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर रो पड़ी थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया था। सर, आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है। जी हाँ, मैंने उस पर अभी आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ। दिग्विजय सिंह ही नहीं, दूसरे नेताओं ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। सालों तक इस केस पर जुबानी जंग चलती रही, सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन आखिर में कोर्ट ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने मार्च 2021 में बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आईएम आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया। यानी कोर्ट ने बता दिया कि एनकाउंटर फर्जी नहीं,
सही था। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर को सही ठहराया था। बाटला हाउस केस इकलौता केस नहीं है जब संदिग्धों का धर्म देखकर एजेंसियों पर सवाल उठाए गए। आपको कुछ और चर्चित मामलों की जानकारी देते हैं। ऐसा ही दूसरा चर्चित केस इशरत जहां एनकाउंटर का था। इसकी कहानी भी सुनिए। 2004 में गुजरात पुलिस ने 4 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए आतंकियों में 19 साल की इशरत जहां भी शामिल थी। एनकाउंटर पर कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों ने सवाल उठाए, आरोप लगाया कि मुठभेड़ में मारे गए चारों लोग आतंकवादी नहीं थे। 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 3 पुलिस अधिकारियों को अब बरी कर दिया है। याकूब मेमन की फांसी की सजा टालने के लिए जुलाई 2015 में प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। 30 जुलाई 2015 को उसे फांसी दे दी गई। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की कहानी भी सुनिए। अफजल गुरु की फांसी की सजा रोकने के लिए करीब 10 साल कानूनी लड़ाई चली। 9 फरवरी 2013 को फांसी की सजा दी गई। अफजल की फांसी के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। चिदम्बरम ने कहा कि अफजल गुरु केस में शायद सही ढंग से फैसला नहीं किया गया। चिदम्बरम ने कहा कि अफजल को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा दी जा सकती थी। तो ये तो चंद चर्चित केस हैं। ऐसे कई केस हैं जब संदिग्धों की मदद के लिए कानूनी दावपेच का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। एजेंसियों पर सवाल उठाए गए लेकिन कोर्ट में सारे दावपेच फेल हो गए। जमीयत और दूसरे संगठन संदिग्धों की मदद के पक्ष में ये आरोप लगाते हैं कि सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। क्या ये सच है? हम आपको सरकार के नजरिए से जुड़ा एक तथ्य बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की मांग की गई थी। कोर्ट में सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं वाजिब हैं। ये योजनाएं हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हैं। इन योजनाओं के समानता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट में सरकार ने कहा कि ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के शिक्षा, रोजगार, कौशल के स्तर में सुधार करने के लिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अनुच्छेद 27 करदाताओं से लिए गए पैसे को सरकार द्वारा किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने से रोकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।